क्या तुम ही कारण हो कि मेरे गाल इतने दर्द कर रहे हो? हितेश ने अपने गालों को रगड़ते हुए पूछा, जिनमें अभी भी दर्द हो रहा था। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया, मानो उसे प्रशंसा की उम्मीद हो। क्या तुम मूर्ख हो? हितेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। लड़की ने असमंजस में उसकी ओर देखा, मानो पूछ रही हो कि क्या उसने कुछ गलत किया है। हितेश ने अपना माथा रगड़ा। क्या सिस्टम ने सचमुच मुझे धोखा दिया? तुम उस अंडे से निकली हो? हितेश ने अंडे के अवशेषों की ओर इशारा करते हुए छोटी लड़की से पूछा। लड़की ने गर्व से सिर हिलाया। इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। हितेश ने अपनी आंखें घुमाई। वैसे चूंकि तुम एक इंसान की तरह दिखते हो तो क्या तुम बात भी कर सकते हो? लड़की ने अपना सिर हिलाया। क्या आपके पास कोई शक्तिशाली आक्रमण या रक्षा कौशल है? हितेश ने पूछा। लड़की ने फिर अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास कोई हुनर है? हितेश ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए पूछा। एक बार फिर पंखों वाली लड़की, तो मूलतः आप बेकार हैं। हितेश ने आह भरते हुए पूछा। लड़की ने गर्व से सिर हिलाया। फिर इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। हितेश ने अविश्वास से लड़की की ओर देखा। वह नहीं जानता था कि इस इनाम से कैसे निपटा जाए, जो कि किसी भी चीज से अधिक बोझ जैसा लग रहा था। वह सिस्टम स्पेस में एक जीवित प्राणी को नहीं रख सकता था, इसलिए वह उसे छिपा नहीं सकता था। लड़की के पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इसके अलावा वह ऐसी चीज थी जो इस दुनिया में आई ही नहीं थी। यदि उसे कोई देख भी लेता तो ये स्पष्ट नहीं था कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। एकमात्र बात जो निश्चित थी वह ये थी कि यदि उसे किसी ने देख लिया तो उसके सिर पर बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। लड़की ने असमंजस में हितेश की ओर देखा। वह उसे मार सकता था और भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए उसे दफना सकता था, लेकिन उसे देखकर वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। लड़की अभी भी नवजात थी। भले ही वह इंसान नहीं थी, लेकिन वह मरने लायक नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि वह उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता था। यह उसकी गलती नहीं थी कि उसे उसके पास भेजा गया। इसके बजाय ये सब सिस्टम की गलती थी। ठीक है, हितेश ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। चूंकि तुम मेरी हो, इसलिए मैं चीजों को वैसे ही संभाल लूंगा जैसे वे आएंगी। हालांकि आपको दूसरों के सामने खुद को दिखाने की अनुमति नहीं है। यह एक नियम है जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए, समझे? उसने पूछा। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया और फिर उड़कर हितेश के कंधे पर जा बैठी। वह एक बार फिर छोटे बच्चे की तरह उसके गालों को दबाने लगी। एक और नियम, तुम्हें मेरे गालों को छूने की अनुमति नहीं है। हितेश ने छोटी लड़की को घूर कर देखा। लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। क्या अब तुम मेरे कंधों से उतर सकते हो? मुझे नहाना है। हितेश ने उसे छुआ नहीं, उसे डर था कि कहीं वह गलती से उसे कुचल न दे। लड़की इतनी छोटी और कमजोर थी कि वह उसे पकड़ना नहीं चाहता था। वह एक अनमोल खजाना थी जिसे लोग सिर्फ देख सकते थे, छू नहीं सकते थे। लड़की ने सिर हिलाया और उसके कंधों से उछलकर बिस्तर पर आ गिरी। हितेश अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए खड़ा हो गया। बाहर दोपहर हो चुकी थी। वह पूरी सुबह सोता रहा। वह अपने नए शिष्य का हालचाल जानने के लिए बाहर जाना भी भूल गया। इसके अलावा अब ज्यादा समय नहीं बचा था कि उसकी एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात होने वाली थी। उसके पास तैयारी के लिए केवल कुछ घंटे बचे थे। वह इस मीटिंग का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह किससे मिल रहा है, लेकिन चूंकि यह सिस्टम रिवॉर्ड था, इसलिए उसे लगा कि कम से कम वह मरेगा तो नहीं। हो सकता है वो मेनोर टुकड़ों के बारे में और भी अधिक उत्तर पा सके। उसने अंडे के छिलके को सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। उसका जरा सा भी आना पीछे नहीं छोड़ा। अपने कमरे की सफाई करने के बाद ही वह नहाने के लिए जाने की तैयारी करता है। कमरे के अंदर ही रहो और जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक हिलना मत, हितेश ने छोटी लड़की को याद दिलाया। फिर वह मुड़ा। कुछ कदम चलने के बाद ही वह रुक गया। वह पलटा। हाँ, मैं भूल गया। चूंकि तुम अभी अभी पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा अभी कोई नाम नहीं है। मैं नाम रखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए यदि आपको ये नाम पसंद न आए तो मुझे दोष मत दीजिए। लड़की ने मासूमियत से हितेश को देखा। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं, मानो वह इसका इंतजार कर रही हो। चूंकि तुम मुझे स्वर्गीय परियों की याद दिलाती हो, इसलिए मैं तुम्हें सेलेस्ट ए कहूंगा। क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? हितेश ने पूछा। लड़की ने बार बार अपना सिर हिलाया। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह नाम से बहुत खुश थी। मैं खुश हूँ। हितेश पलटा और चला गया। उसके होठों पर कोई सुंदर मुस्कान नहीं थी।
हालांकि वह जानता था कि वह छोटी लड़की उसके लिए कोई मददगार नहीं है, लेकिन उसकी खुशी देखकर उसे भी खुशी महसूस हुई, खासकर इसलिए क्योंकि वह छोटी लड़की उसे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती थी, जिसे उसने बहुत समय पहले खो दिया था। हितेश नहाने के बाद नए कपड़े पहनकर बाहर आया। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे, लेकिन अच्छे से नहाने के बाद वह काफी आराम महसूस कर रहा था। उसने जानबूझकर ऐसा बादा पहना था जिसमें एक जेब थी, जिसमें सेलेस्टे बाहर होने पर बैठ सकती थी। अगर वह किसी से मिलता तो वह उसकी जेब में भी छिप सकती थी। इस तरह उसे अपनी बाकी की जिंदगी एक छोटे से कमरे में बंद होकर नहीं बितानी पड़ती। आओ सेलेस्टे, हम बाहर जा रहे हैं। सेलेस्टे उत्साह से हितेश की ओर उड़ी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो जिसे कैंडी की दुकान पर ले जाया जा रहा हो। हितेश के निर्देश प्राप्त करने के बाद वह हितेश की जेब में घुस गई। केवल उसका सिर जेब से बाहर झांक रहा था और वह आसपास के वातावरण को देख रही थी। वह अपनी मां की थैली में बैठे एक छोटे कंगारू बच्चे की तरह थी। चूंकि यह तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें इस दुनिया की खूबसूरती दिखाऊंगा। हितेश ने दरवाजा खोला और फीनिक्स को बुलाया, जो नीचे उड़ गया। हवाएं हितेश के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसे उड़ने में मदद मिली। वह जल्द ही फीनिक्स की पीठ पर उतर गया। फीनिक्स उसे उस स्थान पर ले गया जहां उसके शिष्य रह रहे थे। रास्ते में हितेश ने सेलेस्टे को फीनिक्स से मिलवाया। जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। हालांकि जब उसने नीचे देखा तो वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। वह हितेश ने अविश्वास से नीचे देखा। क्या मैं 1 महीने से सो रहा था? उसने हैरानी से पूछा। वह एक ही दिन में ये सब कैसे कर सकती है? वह देख सकता था कि उसकी शिष्या वान किंग्यू ने अपने लिए घर बना लिया है और उसका बनाया हुआ घर उसके घर से भी ज्यादा आलीशान लग रहा था। यह इस हद तक था कि जब वह उस जगह के बारे में सोचता था जहां वह रहता था तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसने लकड़ी से एक घर बनाया था, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसके 10 घर उसके घर में समा सकते थे। फीनिक्स की हवाओं की मदद से वह घर के बाहर उतरा। वह भी मजबूत दिख रहा था। उसने घर के चारों ओर बाड़ भी बना दी थी, ताकि कोई भी संभावित जानवर बाहर न आ सके। हितेश ने बाड़ पर लगे लकड़ी के बोर्ड को देखा, जिस पर एक संदेश लिखा हुआ था। अनधिकृत घुसपैठियों को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। वह अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये लड़की पृथ्वी से आए किसी सिविल इंजीनियर का पुनर्जन्म है या कुछ और? हितेश बाढ़ के ऊपर से कूद गया और दूसरी तरफ उतर गया। उसे पहाड़ पर कहीं भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे उसे लगा कि वह घर के अंदर है। किंग्यू, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और घर में प्रवेश किया। घर में घुसने के बाद वह और भी दंग रह गया। घर बाहर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से और भी बढ़िया लग रहा था। वहाँ कई कमरे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी में फर्नीचर था। यह ऐसा फर्नीचर था जिसे पहाड़ से इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि वह इनमें से कुछ चीजें अपने स्टोरेज रिंग में लेकर आई थी। वह घर के अंदर चला गया और कमरों की जांच करने लगा। वहां एक कमरा था जो संगीत वाद्ययंत्रों से भरा हुआ लग रहा था। कहा जाता है कि लड़की को अपने खाली समय में संगीत सुनना बहुत पसंद था। वहां एक कमरा भी था जिसमें उसने भविष्य में खाने के लिए बहुत सारे फल इकट्ठा किए थे। वहां एक अच्छा बाथरूम भी था जिसमें एक बाथटब था जो अभी भी आधा भरा हुआ था। फर्श पर थोड़ा पानी था, जिससे पता चल रहा था कि वह कुछ देर पहले ही नहाकर आई थी। बाथरूम के कोने पर गीले कपड़े पड़े थे। वह काफी प्रतिभाशाली है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पढ़ा हो कि वह इन चीजों में इतनी कुशल थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह झांग वेई के साथ थी तो उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी? हितेश जल्द ही लड़की के बेडरूम में पहुंच गया, जहां एक आरामदायक बिस्तर रखा हुआ था। उसके ऊपर एक रेशमी गद्दा था। लड़की शांति से सो रही थी क्योंकि उसने घर बनाने के लिए पूरी रात काम किया था। वह अपने मालिक को निराश नहीं करना चाहती थी। लड़की इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कमरे में कोई और भी है। हितेश ने लड़की की तरफ देखा, जिसने इस समय ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। वह सोते हुए बहुत असहाय थी। हितेश बिस्तर के करीब चली गई और उस लड़की को देखने लगी जिसने कल रात बहुत मेहनत की थी। सभी घुसपैठिए मारे जाएंगे। तुम भाग्यशाली हो कि मेरा मन दृढ़ है। अगर कोई और होता तो। यद्यपि पहाड़ आधा ही जम पाया था और वह एक साधक थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि यह स्थान कितना ठंडा था। जाने से पहले उसने उसे कंबल से ढकना सुनिश्चित किया। तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर गर्व है, हितेश ने जाने से पहले कहा।
जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, वान किंग्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कंबल को गले लगाते हुए उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। डॉट 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 हितेश घर से बाहर निकला और सोचने लगा कि क्या उसे इस शिष्य को पास में ही अपना घर बना लेना चाहिए। अगर संभव हो तो वह चट्टान के किनारे बने घर में नहीं रहना चाहता था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि घर काफी मजबूत है या नहीं। एक साधारण भूकंप से पूरा घर चट्टान से गिर सकता था, और अगर ऐसा होने पर वह सो रहा था तो वह ये सोचना भी नहीं चाहता था कि क्या होने वाला है। एक शिक्षक होने के नाते मैं इतना बेशर्म कैसे हो सकता हूँ कि उससे अपने लिए एक घर बनाने के लिए कहूँ। ये बहुत शर्मनाक होगा। उन्होंने तुरंत ही यह विचार त्याग दिया और फिर फीनिक्स को इशारा करके कहा कि वह उन्हें ऊपर ले आए। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी शब्द के सिर्फ अपने दिमाग से ही फीनिक्स को संदेश भेज सकता है। हल्की हवाएं हितेश को चारों ओर से घेर रही थी, जिससे उसे हवा में ऊपर उठने में मदद मिल रही थी। अज्ञात से उसकी मुलाकात में अभी भी कई घंटे बाकी थे। उसने सोचा था कि वह समय वान किंग्यू के साथ बिताएगा। उसने सोचा था कि वह अभी भी अपना घर बनाने के लिए लकड़ी काट रही होगी। दुर्भाग्य से उसने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह सो रही थी। क्या मुझे फिर से लाइब्रेरी जाना चाहिए? मेरी किस्मत इतनी खराब तो नहीं हो सकती कि मैं उन्हें फिर से वहां पा सकूं, है न? उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचने के बाद उसने एक बार फिर यह विचार त्याग दिया। वह अभी भी उस खतरनाक एहसास को नहीं भूला था जब संप्रदाय का गुरु उसके पीछे था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लाइब्रेरी के पास किसी भी मामले में इसके बारे में कोई जानकारी होगी, और अगर यह अन्य अधिपतियों का खजाना है तो उन्हें इस प्रश्न के बारे में संदेह भी हो सकता है। अंत में उन्होंने अपने निर्णय को उचित ठहराया और अधिक जानकारी जुटाए बिना ही पुस्तकालय की जांच करने का विचार त्याग दिया। वह अपने घर लौट आया और बैठक के तय समय का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, हितेश को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसे नहीं पता था कि वह किससे मिलने जा रहा है। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके घर में घुस सकते थे, जो इतनी खतरनाक जगह पर था। वे सभी संप्रदाय के बुजुर्ग या उससे ज्यादा ताकतवर लोग थे। वह सचमुच आशा करता था कि यह संप्रदाय का गुरु नहीं था। जल्द ही समय आ गया, लेकिन गेट से कोई अंदर नहीं आया। बाहर कोई मौजूद नहीं था। फीनिक्स को भी यह आभास नहीं हुआ कि कोई उसके पहाड़ की ओर आ रहा है। क्या वे देर से आ रहे हैं? हितेश ने पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अपने दिल में एक अजीब दर्द महसूस हुआ। उसकी धड़कन अनियमित हो गई। फीनिक्स के साथ उसका संपर्क अचानक टूट गया। न केवल फीनिक्स बल्कि वह सेलेस्टे को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने अपने बगल में देखा। सेलेस्टे अभी भी वही थी, लेकिन वह समय में जमी हुई लग रही थी। हितेश ने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। उसने सेलेस्टे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार हो गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने चारों ओर देखा, ये जानने की कोशिश की कि अचानक हुई इस गड़बड़ी का कारण क्या हो सकता है, लेकिन आसपास का माहौल भयावह रूप से शांत और खामोश था। हवा में एक अज्ञात उपस्थिति का एहसास भारी हो गया तथा एक अनिष्ट की आशंका ने उसे घेर लिया। हितेश का दिमाग तेजी से घूम रहा था, क्योंकि वह कोई संभावित स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या कोई व्यक्ति या कोई चीज उसकी वास्तविकता से छेड़छाड़ कर रही थी? उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता को इस हद तक बदल सकता है। वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था? रुको, वास्तविकता से छेड़छाड़ करो, हितेश ने सोचा। उसकी भौहें गहरी होती जा रही थीं। बैठक। क्या आप आखिरकार यहाँ आ गए, मिस्टर लेखक? पहले तो उसे नहीं पता था कि वह किससे मिलने जा रहे है, लेकिन अपने आसपास के अजीबोगरीब बदलाव को देखते हुए वह दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में पूरी तरह से निश्चित हो गया। संप्रदाय प्रमुख को इस अजीब बात पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ नहीं आई। इसका मतलब है कि वह इसे महसूस नहीं कर सकी, या यूं कहें कि वह भी जम गई थी। वह जिस व्यक्ति से मिल रहा था वह चारों अधिपतियों से भी अधिक शक्तिशाली था। उसके दिमाग में केवल एक ही व्यक्ति आया। ये ईश्वर समान पर रानी ही था जिसने उसे इस दुनिया में लाया। ये वही था जिसने उसे यह वैकल्पिक व्यवस्था दी थी। ये व्यवस्था का असली मालिक था और उपन्यास का लेखक भी। तुम बहुत तेज हो, हितेश के पीछे से एक आवाज आए, और इससे पहले कि तुम मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वह व्यक्ति अपनी बात कह ही रहा था कि हितेश ने पलटकर उसे पूरी ताकत से मुक्का मारा।
ये वह व्यक्ति था जिसने एक समीक्षा के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसके पास ईश्वरीय शक्तियां थीं, फिर भी वह थोड़ी सी भी आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकता था। दुर्भाग्यवश हितेश की मुट्ठी उस व्यक्ति और उस सोफे के आर पार हो गई जिस पर वह बैठा हुआ था। हितेश दूसरी ओर गिरते हुए गुजर गया। उद्धरण चिन्ह ... कि तुम मुझे छू नहीं पाओगे। अज्ञात प्राणी ने अपनी बात पूरी की। लगता है मैं देर से आया, क्षमा करें। हितेश निराश होकर खड़ा हो गया। उसने हमेशा लेखक के आत्मसंतुष्ट चेहरे पर मुक्का मारने के बारे में सोचा था, लेकिन अब जब वह यहाँ था तो वह उसे छू भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकता? क्या तुम एक साधारण मनुष्य से छुप रहे हो? हितेश ने अपनी सीट की ओर वापस जाते हुए पूछा। उसका सामना लेखक से था जो एक काले रंग के सोफे पर बैठा था जो पहले यहाँ नहीं था। वह उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ही उस व्यक्ति का चेहरा छिपाने में लगी हुई थी। वह केवल उस व्यक्ति की शारीरिक बनावट ही देख पा रहा था, जिससे वह काले रंग का सूट पहने एक पुरुष जैसा लग रहा था। हालांकि तुमने अनुमान लगा लिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन एक बात में तुम गलत हो। न तो मैं लेखक हूँ, न ही ये दुनिया एक कहानी है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम क्या हो या ये दुनिया क्या है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। क्या ये वास्तव में तुम्हारे नाजुक अहंकार के कारण है? जवाब में दूसरा व्यक्ति हंसने लगा। काश ऐसा होता, चीजें बहुत सरल होती। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। तो फिर मैं ही क्यों? मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ? मुझे हर दिन मारे जाने के डर में क्यों जीना पड़ता है? इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि आप पृथ्वी से यहाँ लाए गए एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। और भी हैं। क्या उन्होंने समीक्षा में इस उपन्यास की भी आलोचना की है? उद्धरण चिन्ह। दूसरा व्यक्ति फिर जोर से हंसने लगा। क्या इसे ही आप लोग कॉमेडी कहते हैं? बुरा नहीं है। देवतुल्य प्राणी ने अपना हाथ हिलाया। उसकी हरकतों का अनुसरण करते हुए हितेश के सामने 4 पुस्तकें प्रकट हुई। चारों किताबों के कवर पर शीर्षक लिखा था। किताबों को देखकर हितेश और भी उलझन में पड़ गया। पहली पुस्तक का शीर्षक था डेमन लॉर्ड्स एसेंट। यह उस उपन्यास का शीर्षक था जिसे उसने पढ़ा था। ये वही उपन्यास था जिसकी उसने समीक्षा की थी। ये वह उपन्यास था जिसमें इस दुनिया को दर्शाया गया था। दूसरी पुस्तक का शीर्षक था नरक से लौटा नेक्रोमैंसर। तीसरी पुस्तक का शीर्षक था एसएसएस रैंक हीरो का पुनर्जन्म। जहां तक चौथी पुस्तक की बात है, उसका शीर्षक था पतित पुजारिन का बदला। ये है। हितेश ने चारों किताबों को देखा और भौहें सिकोड़ ली। उसने चारों में से सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, और वह भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। उपन्यास में 5000 अध्याय थे, लेकिन उन्होंने इसके केवल पहले 200 अध्याय ही पढ़े थे। उसे समझ नहीं आया कि बाकी 3 शीर्षकों में क्या था। क्या यह यह उपन्यासों का शीर्षक था जिन्हें उसने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसे यकीन था कि साइट पर सिर्फ एक ही उपन्यास था। शीर्षकों को देखकर उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि चारों शीर्षक उसे इस दुनिया के 4 अधिपति क्षेत्रों की याद दिला रहे थे। पहला था दानव संप्रदाय का क्षेत्र, जो दानव प्रभु का आरोहण नामक उपन्यास में था। दूसरा क्षेत्र नेक्रोमैंसर टॉवर का था, जिसका उल्लेख पुस्तक में नेक्रोमैंसर हु रिटन फ्रॉम हेल शीर्षक से किया गया था। तीसरा क्षेत्र माइथिकल हीरो अकादमी का था, जिसका शीर्षक था एसएसएस रैंक हीरो की वापसी। और अंत में ये पवित्र चर्च का क्षेत्र था, जिसे पतित पुजारिन का बदला शीर्षक से जोड़ा जा सकता है। ये 4 किताबें क्या हैं? हितेश ने अज्ञात प्राणी से पूछा। हालांकि उसने एक सवाल पूछा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह अपने दिल में पहले से ही इसका जवाब जानता था। उस आदमी ने कहा था कि वह धरती से अकेला व्यक्ति नहीं था। अगर वह दानव भगवान के आरोहण की दुनिया में आया था, तो क्या इसका मतलब ये था कि धरती से 3 और लोग थे जो इस दुनिया के 3 अन्य क्षेत्रों में अपने अपने उपन्यासों में आए थे? वैसे तो 4 उपन्यास थे, लेकिन वे सभी एक ही दुनिया के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करते थे। ये कैसे संभव हुआ? इस संभावना ने ही हितेश को सिरदर्द दे दिया, क्योंकि अगर 4 उपन्यास थे तो इसका मतलब था कि 4 मुख्य पात्र भी होंगे। हितेश ने अपने सामने रखी 4 पुस्तकों को देखा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। अगर ये 4 किताबें इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में 4 मुख्य पात्र हैं। 4 ऐसे प्राणी थे जिन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था और जो अपनी पीढ़ी में सबसे महान होने के लिए नियत थे। हालांकि यह उनकी सबसे छोटी समस्या थी। बड़ी समस्या ये थी कि उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती थी।
यदि वह इनमें से किसी एक पुस्तक की दुनिया में प्रवेश कर गया था, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं था कि ऐसे लोग भी थे जो अन्य पुस्तकों की दुनिया में प्रवेश कर गए थे? पृथ्वी से कुल कितने लोग यहाँ हैं? हितेश ने अपने सामने खड़ी छायादार आकृति से पूछा। कौन जानता है? हितेश अपने सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसे लगा कि वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप पूर्वी महाद्वीप में पृथ्वी से एकमात्र व्यक्ति हैं। मैं समझ गया। हितेश ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, सोच में डूबा हुआ। तुमने पहले कहा था कि यहाँ पृथ्वी से और भी लोग हैं, और तुमने ये भी पुष्टि की कि मैं पूर्वी महाद्वीप में पृथ्वी से अकेला व्यक्ति हूँ। इससे कुछ हद तक मेरी धारणा की पुष्टि होती है। वह अपने सिद्धांत के प्रति आश्वस्त था। पृथ्वी से आए कम से कम एक व्यक्ति का यहाँ पुनर्जन्म हुआ था। उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था? जीवित रहने के लिए उसे क्या करना था? ये सभी गौण प्रश्न थे। उसकी जिज्ञासा से ज्यादा उसका जीवित रहना महत्वपूर्ण था। इस सारी गड़बड़ी से बचने का एकमात्र तरीका शतरंज की बिसात को पूरी तरह से छोड़ देना था। जब तक वह धरती पर वापस लौटता, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने आगे पूछा, हम पृथ्वी पर वापस कैसे जा सकते हैं? उस देवतुल्य प्राणी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा लगता है कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास आपको जवाब देने के लिए मजबूर करने के तरीके हैं, हितेश ने कहा। ओह देवत, छोटे उल्य प्राणी ने थोड़ा प्रसन्न होकर पूछा। और तुम ये कैसे करोगे? हितेश ने सिस्टम स्पेस खोला और अपने स्टोरेज से एक आइटम निकाला, एक बढ़िया इनाम के साथ। हितेश ने एक ताबीज दिखाया जो उसे सिस्टम से इनाम के रूप में मिला था, एक प्रश्न वाउचर। हितेश दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह व्यक्ति हैरान था। तुम्हें क्या लगता है कि यह मुझ पर काम करेगा? जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, है ना? आप कुछ ऐसे उत्तर हैं जो आपको लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आप वाकई उनका उपयोग करना चाहते हैं? सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं, इसलिए मैं बिना उत्तर के मरने की अपेक्षा प्रयास करते हुए मरना अधिक पसंद करूंगा। हितेश ने प्रश्न वाउचर का इस्तेमाल किया, जो केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल केवल एक प्रश्न के लिए किया जा सकता था। जब उसे यह इनाम मिला तो उसे लगा कि यह बेकार है। अगर वह वाउचर का इस्तेमाल करके किसी से कोई सवाल भी पूछे तो सामने वाला व्यक्ति याद रखेगा कि क्या हुआ था। इसीलिए वह इस पुरस्कार का उपयोग संप्रदाय के किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह खुद को उजागर न कर दे। सौभाग्य से उसे अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह व्यक्ति उसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता था। मैं गंभीरता से तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा मत करो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। हितेश के सामने खड़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी। तुम्हें अपने जवाब पर पछतावा होगा। तो फिर मैं उस पश्चाताप को स्वीकार करने को तैयार हूँ। हितेश ने प्रश्न वाउचर का उपयोग उस देवतुल्य प्राणी पर किया। उसकी प्रतिक्रिया से उसे यकीन हो गया कि इस व्यवस्था के पुरस्कारों का उस व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। इससे उसे यकीन हो गया कि यह सिस्टम उसने नहीं बनाया है। हितेश के पास कई सवाल थे जो वह पूछना चाहता था। वह पूछना चाहता था कि इस सिस्टम को किसने बनाया, या वह वापस कैसे जा सकता है। वह ये भी पूछना चाहता था कि धरती से लोगों को यहाँ क्यों लाया गया। इस दुनिया को धरती पर किसी बेतरतीब उपन्यास साइट पर कहानी में क्यों दर्शाया गया। ऐसे बहुत सारे रहस्य थे जिन्हें वह उजागर करना चाहता था। दुर्भाग्य से वह केवल एक ही प्रश्न पूछ सका। वह कोई भी प्रश्न बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही प्रश्न वाउचर सक्रिय हुआ, ताबीज गायब हो गया। हितेश जानता था कि वह जो सवाल पूछने वाला था वह सबसे महत्वपूर्ण था। वह सवाल को बर्बाद नहीं कर सकता था, और वह जवाब जो उसे अभी सबसे ज्यादा चाहिए था वह सरल था। मैं पुनः पृथ्वी पर कैसे लौटूं? चूंकि आप जवाब जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। रहस्यमय व्यक्ति ने इस बार विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में कोई अनजान ताकत उसे मजबूर कर रही हो। भले ही वह कुछ न कहना चाहता हो, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, वापस लौटने के दो रास्ते हैं, और वे हैं। हितेश ने पूछा। पहली विधि सरल है। आप इस दुनिया के सभी मुख्य पात्रों के साथ साथ पृथ्वी से यहाँ आए हर व्यक्ति को मार सकते हैं। जवाब सुनते ही हितेश के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे इस दुनिया के मुख्य पात्रों की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे उन लोगों को भी मारना था जो उसके जैसे इस दुनिया में आने के लिए मजबूर किए गए थे।
चूंकि वापसी का यही रास्ता है तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए भी यही रास्ता होगा। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, जैसा कि मैंने कहा, तुम बहुत चतुर हो, तुम सही हो। अगर वे वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें पृथ्वी से यहाँ आए अन्य लोगों को भी मारना होगा, जिनमें तुम भी शामिल हो। उसके शब्दों से हितेश को एहसास हुआ कि वह दूसरों के साथ समय के खिलाफ दौड़ में था। हर गुजरते सेकंड के साथ पृथ्वी के दूसरे लोग और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, और यदि उन्हें इस उत्तर को पाने का कोई रास्ता मिल भी गया तो ये केवल समय की बात थी कि वे उसकी जान ले लें। मूलतः वह केवल 4 महाद्वीपों के मुख्य पात्रों के विरुद्ध ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह उन लोगों के विरुद्ध भी लड़ रहा था जो उसकी तरह ही यहाँ आकर बस गए थे। ये जीवन और मृत्यु का खेल था। तुमने कहा था कि 2 रास्ते हैं, हितेश ने पूछा। वापस लौटने का दूसरा रास्ता क्या है? चूंकि उसकी जान जोखिम में थी, हितेश जानता था कि वह इस दुनिया में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर दूसरा रास्ता ज्यादा तेज था तो उसे धरती पर वापस लौटना होगा, इससे पहले कि कोई उसकी जान लेने आए। दूसरा तरीका, रहस्यमय प्राणी हंसने लगा। दुर्भाग्य से ये पहले तरीके से भी अधिक कठिन है। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर वापस लौटने का दूसरा तरीका यह है कि आप इतने शक्तिशाली बन जाए कि आप अंतरिक्ष को चीरकर पृथ्वी पर वापस आने का रास्ता खोल सकें। लेकिन यदि आप इतने शक्तिशाली होते तो इसका अर्थ ये होता कि इस संसार में कोई भी प्राणी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, यहाँ तक कि पृथ्वी के अन्य ट्रांसमिग्रेटर भी। अगर तुम इतने मजबूत हो गए तो तुम 2 दुनियाओं के बीच यात्रा करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। हालांकि वह दिन अभी भी तुम्हारे लिए बहुत दूर है। ये भी निश्चित नहीं है कि तुम उस दिन को देखने के लिए जीवित रह पाओगे या नहीं। जैसे ही अज्ञात व्यक्ति ने उत्तर देना समाप्त किया, प्रश्नवाचक का प्रभाव समाप्त हो गया। वह चुप हो गया, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कमरे में केवल सन्नाटा था। या तो उन सभी को मार डालो जो तुम्हें धमका सकते हैं, या फिर इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हें धमका न सके। हितेश के लिए अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए यही 2 तरीके थे। दुर्भाग्यवश वह जानता था कि ये दोनों ही तरीके फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर थे। वह नहीं जानता था कि धरती से आए बाकी 3 लोग कौन थे, लेकिन उसे यकीन था कि वे उससे कमजोर नहीं हो सकते। वह एक ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर था जो इस दुनिया के किसी भी सामान्य व्यक्ति से भी कमजोर था, और वह एक जासूस के रूप में फंस गया था। जब उसके हर निर्णय के साथ मृत्यु की संभावना जुड़ी होती थी तो अन्य तीनों की किस्मत उससे अधिक खराब नहीं हो सकती थी। अरे, उसे विश्वास था कि वह बिना किसी उंगली उठाए भी मर सकता है। हर दिन वह जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा पर चल रहा था। इस समय उसके पास केवल तलवार सम्राट की आभा और सुरक्षा का पेंडेंट था, जिसके 2 उपयोग शेष थे। ये दोनों चीजें उसे केवल अपनी रक्षा करने की अनुमति देती थीं, दूसरों को मारने की अनुमति नहीं देती थीं। उन्हें मार पाना तो दूर की बात थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह उनसे टकरा गया तो वह तुरंत मर जाएगा। ये और भी बुरा था क्योंकि उसे अन्य 3 पुस्तकों के बारे में और उन महाद्वीपों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने डेमन लॉर्ड्स एसेंट के केवल पहले 200 अध्याय ही पढ़े थे, और उन अध्यायों में मुख्य पात्र अभी भी पूर्वी महाद्वीप में था। जासूसी घटना के कारण हीरो अकादमी के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई, लेकिन नेक्रोमेंसर टॉवर और पवित्र साम्राज्य के बारे में विवरण और भी कम थे। उसने अनजाने में ही अपना हाथ किताबों की ओर बढ़ाया। उपन्यास की विषय वस्तु उसकी आंखों के सामने थी। तो क्या हुआ अगर उसने पहले नहीं पढ़ा? अब जब उसे इसके महत्व के बारे में पता चल गया तो वह हर संभव चीज सीखने को तैयार था। जैसे ही उसकी उंगलियां किताबों को छूने वाली थीं, किताबें रोशनी के कणों में बदल गईं और दुनिया में गायब हो गईं। 4 पुस्तकें गायब हो गईं। हितेश ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा। क्या तुम मुझे एक बार उन्हें पढ़ने नहीं दोगे? रहस्यमय व्यक्ति ने उत्तर दिया, वे पुस्तकें अब पूरी तरह खाली हैं। यदि आप उन्हें पढ़ना भी चाहें तो नहीं पढ़ सकते। हितेश ने आह भरी। उसने सोचा था कि वह धोखा देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया था। क्या पृथ्वी के अन्य लोग भी पृथ्वी पर लौटने के तरीके जानते हैं? चूंकि आप मुझे बताने में इतने झिझक रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें यह नहीं पता होगा। कौन जानता है, तुम पता लगाने में कामयाब हो गए। हो सकता है कि वे भी ऐसा ही कर पाएं। उस व्यक्ति ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उसके शब्द भी अस्पष्ट थे, लेकिन वे सत्य थे। जब वह इस दुनिया में आया था तो उसके पास एक सिस्टम था। हो सकता है कि बाकी तीनों के पास भी वही सिस्टम हो सकता है कि उन्हें भी ऐसा ही इनाम मिले और वे भी जवाब पाने के लिए एक ही तरीका सोच सके। उसके पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह केवल इसे सच मान सकता था।
जब उसकी जान पर बनाए हो तो सच को नकारने से बेहतर है कि झूठ पर विश्वास कर लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वह प्रश्न पूछने के लिए तैयार हुआ। क्या मैं, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। इससे पहले कि हितेश अपना सवाल पूरा कर पाता, रहस्यमय व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। आसपास का माहौल गड़बड़ाने लगा, मानो दुनिया ही उसकी मौजूदगी का विरोध कर रही हो। मुझे यकीन न बड़ी ये है कि हम कभी फिर मिलेंगे या नहीं। मैं आपको भविष्य के लिए केवल शुभकामनाएं दूंगा। धीरे धीरे उसकी छवि गायब होने लगी। दुनिया सामान्य हो रही थी। जाने से पहले एक आखिरी बात, हो सकता है कि आपको लगे कि आप नुकसान में हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते। मुझे नहीं मालूम क्या, हितेश ने पूछा। वह रहस्यमय व्यक्ति पहले ही गायब हो चुका था और अपने अंतिम शब्दों की एक हल्की प्रतिध्वनि पीछे छोड़ गया था। उद्धरण चिन्ह ... अपने बारे में, मेरे बारे में, हितेश ने धीरे से कहा, उसके शब्दों को लेकर उलझन में। उस व्यक्ति का क्या मतलब था? दुर्भाग्य से जो व्यक्ति उत्तर दे सकता था वह पहले ही जा चुका था, और यह स्पष्ट नहीं था कि वह उस व्यक्ति से फिर कभी मिल पाएगा या नहीं। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। उस व्यक्ति से मिलने से पहले उसके मन में जितने सवाल थे, अब उससे कहीं ज्यादा सवाल उसके मन में थे। उसे अभी भी उस व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी, या उसे इस दुनिया में क्यों लाया गया था, इस दुनिया को उपन्यास में क्यों दर्शाया गया था, वह इस किताब को कैसे पा सका। क्या ये वाकई एक संयोग था? जब वह विचारों में खोया हुआ था और अपने अंतिम शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपने कंधों पर हल्का वजन महसूस किया। सेलेस्टे उसके कंधों पर बैठी हुई मासूमियत से उसे देख रही थी। वह फिर से चलने में सक्षम हो गई थी। उसे नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। जबकि हितेश एक अनजान व्यक्ति के साथ पूरी बातचीत कर चुका था, सेलेस्टे के लिए बस एक सेकंड का एक अंश ही बीता था। हितेश को भी लगा कि फीनिक्स से उसका जुड़ाव वापस आ गया है। दुनिया सामान्य हो गई थी। मैं अपने बारे में नहीं जानता। क्या उसका मतलब था कि मैं रेन के बारे में नहीं जानता? सबसे बड़ा फायदा, वह किस बारे में बात कर रहा होगा? अरे माँ, उससे मेमोरी फ्रेगमेंट के बारे में पूछना भूल गया। हितेश ने अचानक कहा। उसे कुछ महत्वपूर्ण बात याद आ गई। उसे बताया गया कि यदि वह पागल नहीं होना चाहता तो उसे मेमोरी फ्रेगमेंट का उपयोग करने से पहले अधिक शक्तिशाली बनना होगा। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि उसे कितना मजबूत बनना है। इस पूरे समय वह मीटिंग में यह सवाल पूछने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मुलाकात हुई तो वह 4 पुस्तकों के बारे में जानकारी लेने में इतना व्यस्त हो गया कि वह प्रश्न ही भूल गया जो वह शुरू में पूछना चाहता था। हितेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी महत्वपूर्ण बात पूछने का अवसर खो दिया। उसने सोचा था कि वह मेमोरी फ्रेगमेंट के बारे में प्रश्न बिना किसी प्रश्न वाउचर की जरूरत के पूछ सकता है, क्योंकि यह एक साधारण प्रश्न था। वह सिर्फ अपने इनाम के उपयोग के मानदंड जानना चाहता था। उसे नहीं पता था कि मीटिंग इतनी छोटी हो जाएगी। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रश्न वाउचर का इस्तेमाल किया था? उसे यकीन नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कभी ऐसा अवसर मिलेगा। उसने निराश होकर बिस्तर पर बैठते हुए मन ही मन सोचा। वह प्रश्न वाउचर के साथ केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते थे और उन्होंने वह प्रश्न चुना जो उन्हें अपने लिए सबसे अधिक उपयोगी लगा। उसके लिए सबसे सुरक्षित यही था कि वह अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। फिर उसे इस दुनिया से जुड़ी किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्य से जवाब और भी निराशाजनक था। उसे मूल रूप से बताया गया कि उसके लिए वापस लौटना असंभव है। यह उसका नया घर था। उसकी नजर एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी जो उस जगह पर छोड़ा गया था जहां वह अज्ञात व्यक्ति हाल ही में बैठा था। वह अचंभित होकर आगे बढ़ा और लिफाफा उठा लिया। उसने लिफाफा खोला और देखा कि अंदर एक पत्र बड़े करीने से रखा हुआ था। उन्होंने पत्र निकाला और सोचा कि कहीं अज्ञात व्यक्ति ने गलती से इसे नीचे तो नहीं गिरा दिया। कोई दुर्घटना नहीं होती। पहली पंक्ति में ही उल्लेख किया गया है, मानो लेखक को पहले से ही उसके प्रश्न की उम्मीद थी। समय कम कर दिया गया क्योंकि मैंने वह जानकारी दे दी थी जो मुझे नहीं देनी चाहिए थी। और हाँ, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ऐसी बहुत सी बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बता सका, इसलिए मैं ये पत्र यहीं छोड़ रहा हूँ। शायद तुम्हें यह उपयोगी लगे। हितेश ने पत्र पढ़ना जारी रखा। शब्दों से पुष्टि हुई कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए मजबूर किया था, इसलिए बैठक जल्दी समाप्त हो गई थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति इस दुनिया का निर्माता नहीं था। वह भी इस दुनिया के नियमों से बंधा हुआ था। वह वास्तव में लेखक नहीं था। इस पत्र को पढ़ने के बाद
द इसे जला देना सुनिश्चित करें। मैं आपकी मदद करने के लिए उनके साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। हितेश को नहीं पता था कि यह व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा था। क्या ऐसे लोग भी थे जिनसे वह डरता था? आखिर उसकी पहचान क्या थी? इस दुनिया में क्या हो रहा था? मुझे यकीन है कि आपके पास कई सवाल होंगे। हालांकि आपको याद रखना चाहिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा। यदि आप अन्य लोगों का वो उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे तो यह आपके मार्ग में बाधा ही बनेगा। अगर आपको लगता है कि आप खतरनाक जिंदगी जी रहे हैं तो याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। दुनिया जल्द ही अराजकता के युग में प्रवेश करने वाली है। आप उस अराजकता से कैसे निपटते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। हितेश सिरदर्द महसूस करते हुए पत्र पढ़ता रहा। अभी तो उसे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे और वह कई बार लगभग मर ही गया था। और ये व्यक्ति कह रहा था कि यह तो अभी शुरुआत भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पहले ही एक स्मृति अंश प्राप्त हो चुका है। अगर ऐसा है तो बधाई हो, आपको एक ऐसा पुरस्कार मिला है जो किसी अन्य पृथ्वीवासी को अभी तक नहीं मिला है। इसका उपयोग करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है। पत्र में उस बिंदु के बाद कुछ रिक्त पंक्तियां थीं। सच में क्या आप अनावश्यक रहस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? हितेश ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। हाँ, अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आप काफी निराश हैं। पत्र आगे लिखा था, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। स्मृति खंड एक खजाना है जो ऐसी चीज है जो आपको मार सकती है यदि आप इसका बिना सावधानी के उपयोग करते हैं। ये दुख की बात होगी यदि आप मर गए, है ना? स्मृति के टुकड़े का उपयोग करने के लिए आपको अपने हृदय में चेतना का सागर बनाने की आवश्यकता है। अधिकांश लोगों को उस बिंदु तक पहुंचने के लिए दशकों का समय लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे संदेह है कि आपके पास इतना समय है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा। शॉर्टकट? वो मुझ पर ऐसा एहसान क्यों कर रहा है? हितेश ने सोचा, उसके इरादों पर संदेह करते हुए। पत्र में आगे लिखा था, मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूँ। ये साला, ये कोई पत्र नहीं है, ये तो मुझसे बात कर रहा है। हितेश ने आश्चर्य से कहा, और कैसे संभव था कि उसे ठीक से पता था कि वो क्या पूछने जा रहा है और किस बिंदु पर? नहीं, मैं आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए मैं कुछ हद तक अनुमान लगा सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गर्व है। हालांकि ये सिर्फ शब्द थे, हितेश देख सकता था कि यह आदमी अपने बारे में कितना आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। वह एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आत्मसंतुष्ट है जिसे इस दुनिया ने मीटिंग से बाहर कर दिया। हितेश ने पढ़ना जारी रखते हुए अपनी आंखें घुमाई। चेतना का सागर बनाने के लिए का शॉर्टकट है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको समुद्री ड्रैगन का हृदय खोजना होगा। एक समुद्री ड्रैगन? इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि मैं ऐसी किसी चीज को हरा नहीं सकता। मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? जब तक मैंने उपन्यास पढ़ना बंद नहीं किया तब तक इसका कोई उल्लेख नहीं था। क्या तुम सोच रहे हो कि इसे कहाँ पाओगे? जवाब तो नाम में ही है, बेवकूफ। अरे अब तुम मुझे क्यों कोस रहे हो? मुझे पता है कि मैं समुद्र में सी ड्रैगन को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि समुद्र कितना विशाल है? यह महाद्वीप से भी बड़ा है। हितेश ने बदले में गुस्से में कहा, चूंकि मैंने आपकी इतनी मदद की है, मुझे यकीन है कि आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे। आपका स्वागत है, नौजवान। अक्सर आपको मेरे जैसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। तुम कमीने, तुम्हें कौन धन्यवाद दे रहा है? तुम्हारी मदद मुझे ये बताने से अलग नहीं है कि मैं मेमोरी फ्रैगमेंट का उपयोग कभी नहीं कर सकता। भले ही मैं अपने जीवन काल के अंत तक खोजूं, मैं समुद्री ड्रैगन नहीं पा सकता। चूंकि आप मुझे इतना धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका एक और उपकार करूंगा और आपको एक संकेत दूंगा। अब से किसी भी पैटर्न पर भरोसा मत करो, ये काम नहीं करेगा, इसलिए सावधान रहें। और अंत में, छोटी परी, वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा उपयोगी है। उसे मरने मत देना और एक दिन तुम अपने भाग्य को धन्यवाद दोगे। ईमानदारी से, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें वह इनाम में मिली है। कितना भाग्यशाली कमीना। हितेश ने पत्र पढ़ने के बाद उसे सावधानीपूर्वक लिफाफे में वापस रख दिया। इसके बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ा और लापरवाही से लिफाफा बाहर फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने फीनिक्स को निर्देश भी जारी किए। आग की लपटें चट्टान से नीचे गिरी, पत्र को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राख में बदल दिया।
हवा के साथ उसके अवशेष उड़ गए और उसका एक भी निशान नहीं बचा। हितेश वहीं खड़ा होकर पत्र की राख को हवा में उड़ते हुए देख रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, जानकारी के लिए धन्यवाद। जानकारी की तत्काल उपयोगिता न होने के कारण थोड़ी निराशा महसूस करने के बावजूद हितेश को इसके बारे में सूचित किए जाने पर कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। एक समुद्री ड्रैगन, ऐसा लगता है कि मुझे मेमोरी फ्रेगमेंट का उपयोग करने से पहले काफी समय लगेगा, लेकिन पहले मुझे मुख्य चरित्र का ध्यान रखना होगा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो क्या ये वह समय नहीं है जब उन्हें एक महत्वपूर्ण घटना याद आई जो मुख्य पात्र के संप्रदाय में प्रवेश करने के कुछ दिनों बाद घटित हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुख्य पात्र को लगभग मार डाला, साथ ही उसे जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अवसर भी दिया। ये वह समय होना चाहिए जब वह मिशन पर उस शक्तिशाली महिला से मिला और उसके जहर को ठीक करने के लिए उसके साथ सोया। ये कितना बेतुका कथानक है, लेकिन मैं चीजों को वैसा नहीं होने दे सकता जैसा कि कहानी में हुआ। वह जितना ताकतवर होगा, मेरे लिए उतना ही खतरनाक बन जाएगा। इसलिए मैं उसके सारे मौके छीन लूंगा। मुझे वह ताकत मिलेगी जो उसकी होनी चाहिए थी। उन्हें यकीन था कि पृथ्वी के अन्य ट्रांसमिग्रेटर भी मजबूत बनने के लिए यही योजना बना रहे होंगे। उनका ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चूंकि उसने केवल कुछ 100 अध्याय ही पढ़े थे, इसलिए उसके ज्ञान में सबसे अधिक कमी थी। इसलिए वह मुख्य पात्र को केवल एक खजाना डिटेक्टर के रूप में उपयोग कर सकता था, जबकि यह सुनिश्चित करता था कि वह अपने सभी अवसरों को चुरा ले। कुछ दिनों की तैयारी के बाद हितेश जाने के लिए तैयार हो गया। वह मिशन हॉल में गया और उनसे बहाना बनाया कि वह अपने शिष्य के लिए जड़ी बूटी ढूंढने जा रहा है। उसने उनसे कहा कि उसे लौटने में कुछ दिन लग सकते हैं। जब वे मिशन हॉल में थे तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों को उस महान बुजुर्ग के बारे में बात करते सुना जिन्हें 1 महीने के लिए दीवार की ओर मुंह करके खड़े रहने की सजा दी गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे परेशान नहीं किया, बीज से प्रभावित होने के बावजूद। हालांकि वह मेरे प्यार में पड़ गई है, फिर भी वह अभी भी समझदार है। हितेश मुस्कुराया, यह मानते हुए कि यह एक अच्छी बात थी। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन बाहर निकलते समय उसकी नजर मुख्य पात्र पर पड़ी जो मिशन हॉल से एक प्रशिक्षण मिशन ले रहा था। हितेश मुस्कुराया और चला गया। चीजें ठीक वैसी ही चल रही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। अब क्यों? हितेश मिशन हॉल से बाहर निकलने ही वाला था कि वह रुक गया। पिछले कुछ दिनों से निष्क्रिय पड़ी स्क्रीन पुनः प्रकट हो गई। विकल्प 1, आप संप्रदाय के एक ईमानदार बुजुर्ग हैं। आपके पास बाहर जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अगले कुछ सप्ताह तक संप्रदाय में बने रहो और संप्रदाय में अपनी अधिक पहचान बनाओ। पुरस्कार, ज्वाला राजा का वस्त्र, उच्च स्तर। विकल्प 2, तुमने महान बुजुर्ग को अपने प्यार में डाल दिया है। एक पुरुष के रूप में तुम्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे घर की कैद से भागने में मदद करें और उसे अपने साथ बाहर ले जाएं। पुरस्कार, 7 समुद्रों का मानचित्र, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 3, आपके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपको संप्रदाय छोड़ना होगा। अभी संप्रदाय छोड़ दो और सुनिश्चित करो कि कोई तुम्हारा पीछा न करे। पुरस्कार, पवन आशीर्वाद के जूते, मध्य स्तर। विकल्प 4, आप एक शिक्षक हैं। आप जानते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में आपका शिष्य आपको याद करेगा। इससे उसकी ट्रेनिंग पर भी असर पड़ेगा। उसे अपने साथ ले जाओ ताकि तुम रास्ते में उसे प्रशिक्षित कर सको। पुरस्कार, टाइटन के दस्ताने, दुर्लभ श्रेणी। मैं विकल्प 2 चुनूंगा। हितेश ने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा। उसने सबसे खतरनाक दिखने वाला विकल्प चुना और वह भी इनाम के लालच में। वह सबसे ज्यादा समुद्री ड्रैगन को ढूंढना चाहता था और समुद्र का नक्शा उसे इस बारे में सुराग दे सकता था। यह एक दुर्लभ श्रेणी का इनाम था, जिसका मतलब था कि यह कोई सामान्य नक्शा नहीं था। इसके बजाय यह एक उच्च श्रेणी का खजाना था। इससे उसे एक स्पष्ट गंतव्य मिल सकता था। भले ही वह समुद्री ड्रैगन को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन महान बुजुर्ग मजबूत था। दूसरे विकल्प के साथ वह एक तीर से 2 निशाने लगा सकता था। वह नक्शा प्राप्त कर सकता था और फिर वह महान बुजुर्ग को अपने साथ समुद्र तक ले जा सकता था। आपने दूसरा विकल्प चुना है। पूरा होने पर इनाम दिया जाएगा। हितेश ने सबसे कठिन विकल्प चुना, जबकि पहला विकल्प सबसे आसान लग रहा था। इस बार उन्हें यकीन था कि विकल्पों का पैटर्न टूट गया था। जैसा कि पत्र में कहा गया था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पहला विकल्प दूसरे विकल्प से अधिक खतरनाक हो। दूसरे विकल्प का शाब्दिक अर्थ था कि अगर वह गलती करता तो उसे मौत की सजा दी जाती। लेकिन अभी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर मैं यादें वापस पाना चाहता हूँ तो मुझे ये जोखिम उठाना होगा। मुझे नहीं पता कि यह इनाम कभी फिर से मिलेगा या नहीं। अगर मैं इससे अभी चूक गया तो मुझे हमेशा इसका पछतावा हो सकता है। अपना मन बनाकर वह मिशन हॉल से बाहर चले गए। उसे महान बुजुर्ग को अपने साथ ले जाना था, लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। संप्रदाय के नेता ने महान बुजुर्ग को घर में नजरबंद करने की सजा दी थी। उसे अपने साथ ले जाना सीधे तौर पर संप्रदाय के नेता के नियमों का उल्लंघन था। उसे ऐसा इस तरह करना था कि उसके पास जीवित रहने का रास्ता बचा रहे। हितेश फीनिक्स पर चढ़ गया, जो आशा में उड़ता हुआ सीधे महान बुजुर्ग के निवास की ओर जा रहा था। उसके लिए संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में घुसने का कोई रास्ता नहीं था बिना पकड़े जाने के। आखिरकार केवल संप्रदाय के गुरु और महान बुजुर्गों को ही उस क्षेत्र में रहने की अनुमति थी। जैसे ही वह कोर एरिया में दाखिल हुआ, सभी गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कोर एरिया में घुस आया था। विजेता प्रगति का मार्ग 1%। मैं सचम छोटे ऊंचे पागल हो गया हूं जो मैंने ये तरीका चुना है। लेकिन अब जब मैंने ये तरीका चुन लिया है तो मैं इसे अंत तक ही देख सकता हूँ। हितेश उस मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ये वह स्थान था जहां संप्रदाय के भीतर सबसे शक्तिशाली प्राणी निवास करते थे। ये वह स्थान भी था जहां संप्रदाय का मुख्य महल स्थित था। ये वह स्थान था जहां संप्रदाय के गुरु निवास करते थे। जैसे ही वह उस क्षेत्र में दाखिल हुआ, सभी गार्डों को इस बात की सूचना मिल गई कि कोई अनधिकृत व्यक्ति उस स्थान पर दाखिल हो गया है। अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें भविष्य में देखूंगा। हितेश ने बड़ी ऊंचाई से नीचे कूदने से पहले फीनिक्स को हल्के से थपथपाया। जैसे ही हितेश ने कोर क्षेत्र में छलांग लगाई, राजसी फीनिक्स ने विदाई की चीख निकाली। जैसे ही वह नीचे उतरा, हवा उसके पास से गुजरने लगी। हर गुजरते सेकंड के साथ जमीन उसके करीब आती गई। जिस गति से वह गिरा, उसे यकीन था कि अगर वह सचमुच जमीन पर गिरा तो उसकी मौत हो जाएगी। अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। वह गिरते हुए भी बड़बड़ाता रहा। जब उसके और फर्श के बीच केवल कुछ मीटर की दूरी रह गई, तभी उसने पुकारा, अब। उद्धरण चिन्ह। गर्म हवाएं उसके शरीर को चारों ओर से घेर रही थीं और उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा रही थीं। धीरे धीरे और शालीनता से हितेश फर्श पर उतरा। ... कई शक्तिशाली गार्ड घुसपैठिए की तलाश में छाया से बाहर आ गए। गार्डों का नेता कोई एल्डर नहीं था, लेकिन वह एक साधारण एल्डर से अधिक शक्तिशाली था। मुख्य क्षेत्र की रक्षा करना तथा अंदर शांति बनाए रखना उसकी एकमात्र जिम्मेदारी थी, ताकि महान बुजुर्गों या संप्रदाय गुरु को परेशानी न हो। उन्होंने जल्द ही घुसपैठिए का पता लगा लिया। क्या यह एल्डर रेन का फीनिक्स नहीं है? एक गार्ड ने आकाश में उड़ते हुए एक राजसी जानवर को देखकर पूछा। मुझे इस पर एल्डर नहीं दिख रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि फीनिक्स गलती से इस जगह पर आ गया हो? दूसरे गार्ड ने पूछा। एक अन्य गार्ड ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या हमें इसे मार देना चाहिए? नियमों के अनुसार यदि घुसपैठिए ये साबित नहीं कर पाते कि उनके पास इस स्थान में प्रवेश करने का पर्याप्त कारण था तो उन्हें मार दिया जाता था। अरे, लेकिन मैंने सुना है कि एल्डर रेन राक्षसी झांग वेई से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर हमने उसके जानवर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह गलती से इस जगह पर आ गया था, तो क्या वह उसे जाने देगा? अगर एल्डर रेन फीनिक्स के साथ होता तो बात अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब था कि फीनिक्स गलती से इस जगह पर आ गया था और उसे आदेश नहीं दिया जा रहा था। फीनिक्स आकाश का एक राजसी जानवर था। उन्होंने सुना था कि फीनिक्स को अक्सर संप्रदाय के आसमान के ऊपर उड़ते हुए देखा जा सकता था जब वह एल्डर रेन सो रहे होते थे या व्यस्त होते थे। वे सब सोचते थे कि यह ऐसा ही समय था। गार्डों के नेता को भी सिरदर्द होने लगा। चूंकि यह एक दुर्घटना है, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते। चलो इसे एल्डर रेन पर एक एहसान करने के रूप में सोचते हैं। हम इसे पकड़ सकते हैं और अगर यह नहीं रुकता है तो इसे चेतावनी देकर वापस कर सकते हैं। वह अपने आदमियों को फीनिक्स पर कब्जा करने का आदेश देने वाला था जो कोर क्षेत्र में और भीतर जा रहा था। सौभाग्यवश इससे पहले कि वह आदेश दे पाता, फीनिक्स पलट गया और वापस लौटने लगा। जब फीनिक्स ने कोर क्षेत्र को फिर से छोड़ दिया तो गार्डों ने एक दूसरे के चेहरों को देखा। क्या हमें अभी भी इस पर कब्जा करना चाहिए? एक गार्ड ने नेता की ओर देखते हुए पूछा। समूह के नेता ने आह भरी। चूंकि यह बचा हुआ है, इसलिए इसे रहने दो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम इसे पकड़ लेंगे। सभी गार्ड तितर हो गए और कोर क्षेत्र की सीमा के आसपास छाया में लौट गए।
मुख्य क्षेत्र में एक अवरोध था जो उन्हें घुसपैठियों के बारे में सूचित करता था, लेकिन उसमें एक खामी थी। इससे उन्हें यह नहीं पता चलता कि यदि एक बड़ी ही समय में एक ही स्थान से एक से अधिक लोग प्रवेश करते हैं तो कितने घुसपैठिए होंगे। उन्होंने सोचा कि फीनिक्स ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अंदर आया है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि असली घुसपैठिया पहले से ही कोर क्षेत्र के अंदर था, जबकि उन्होंने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी। जब पहरेदार तितर बितर हो गए, हितेश एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आकाश की ओर देख रहा था। लगता है कि योजना अब काम कर गई है। आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ मिनट और इंतजार किया। यद्यपि वह कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, फिर भी एक समस्या अभी भी हल करने के लिए बाकी थी। उसे वह जगह ढूंढनी थी जहां महान बुजुर्ग शियू यंग रहते थे। इतनी बड़ी जगह में ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। संप्रदाय में कई महान बुजुर्ग थे और इसी तरह वे सभी यहाँ रहते थे। वह किसी के घर में घुसकर जांच नहीं कर सकता था। अगर वह शियू यंग के घर में घुस जाता तो ठीक था, क्योंकि वह उसे मारने नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके दिल में प्रेम का बीज था। अन्य बुजुर्गों के लिए यह वैसा नहीं था। बाकी दिन हितेश सावधानी पूर्वक उस क्षेत्र में घूमता रहा और शियू यंग के आंगन की तलाश करता रहा। इसके बारे में उसे केवल इतना ही पता था कि उसका निवास अन्य सभी महान बुजुर्गों के निवास से सबसे दूर था। इस एक सुराग के साथ वह उसके आंगन की तलाश में निकल पड़ा और लंबे समय के बाद उसे आखिरकार ऐसा लगा कि उसे 2 माचिस मिल गई हैं। वहां 2 प्रांगण थे जो बाकी प्रांगणों से बहुत दूर थे। वे दोनों मुख्य महल के अलग अलग किनारों पर थे। वे मुख्य क्षेत्र के केंद्र के निकट थे तथा मुख्य महल से थोड़ी दूरी पर भी थे। दोनों ही एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन क्या यह अब जुआ जैसा नहीं है? मेरे पास सफल होने की 50% संभावना है, चाहे मैं कोई भी विकल्प चुनूं। हितेश को नहीं पता था कि दोनों में से कौन सा शियू यंग का है। जब इन 2 प्रांगणों की बात आई तो उसके सारे सुराग विफल हो गए। काफी समय तक वह इंतजार करता रहा, क्योंकि वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन लंबे समय के बाद आखिरकार उसने कदम उठाया। उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ दिमाग पर जोर देकर वह कुछ नहीं कर सकता। भले ही यह जुआ ही क्यों न हो, ये कुछ न करने से तो बेहतर ही है। आखिरकार उसका समय खत्म हो रहा था। यदि वह यहाँ बहुत अधिक समय बिताता है तो मुख्य पात्र को वह अवसर मिल सकता है जिसे वह चुराना चाहता था। उसे मुख्य पात्र से पहले गंतव्य तक पहुंचना था। इसके लिए वह अब और देरी नहीं कर सकता था। हितेश ने बाईं ओर का प्रांगण चुना, यह आशा करते हुए कि उसका भाग्य उसे धोखा नहीं देगा। वह सावधानी से प्रांगण में दाखिल हुआ, जिस पर कोई पहरा नहीं था। कोर क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग संप्रदाय के सबसे मजबूत लोग थे। यदि संप्रदाय के सभी बुजुर्ग एकजुट हो जाएं, तो भी वे एक भी महान बुजुर्ग को नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए यहाँ गार्डों की जरूरत नहीं थी। पहरेदार केवल मुख्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि कोई इतना मुंह रख होगा कि एक महान बुजुर्ग के प्रांगण में प्रवेश करेगा। दुर्भाग्यवश वहां एक व्यक्ति था जिसने सभी नियम तोड़ दिए। हितेश उस प्रांगण के प्रवेश द्वार पर खड़ा था जिसे उसने चुना था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट खुला ही नहीं। वह अंदर से बंद था। वह खिड़की ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं थी। वहां सिर्फ एक छोटा सा छेद था जो शायद ताजी हवा के अंदर आने के लिए था। क्या मुझे दरवाजा तोड़ देना चाहिए? अगर वह शियू यंग है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर वह कोई और है। एक पल के लिए उसने दरवाजा तोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही उसने यह विचार त्याग दिया। सेलेस्टे, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम मेरी मदद करो। उसने सेलेस्टे की ओर देखा जो उसकी जेब में आराम कर रही थी। सेलेस्टे ने मासूमियत से अपना प्यारा सा सिर उठाया, मानो पूछ रही हो कि उसे क्या करना है। क्या तुम खुले स्थान को देख रहे हो? हितेश ने हवा के लिए बने छोटे से स्थान की ओर इशारा किया। यह उसके लिए बहुत छोटा था, लेकिन जब बात सेलेस्टे की आई तो यह एकदम सही प्रवेश द्वार था। मैं चाहता हा बड़े ओह कि तुम वहां से अंदर आओ और अंदर से दरवाजा खोलो। हितेश ने उसे कुछ निर्देश दिए और कहा कि वह बहुत सावधान रहे ताकि किसी को दिखाई न दे। जब तक सेलेस्ट्रिया किसी को दिखाई नहीं देती थी, तब तक कोई भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। जब से उसे सिस्टम से पुरस्कार के रूप में ऑरा कंट्रोल मेथड मिला, तब से उसके लिए भी यही स्थिति थी। इसके साथ वह न केवल अपनी आभा को छिपा सकता था, बल्कि अपनी उपस्थिति को बड़ी ही पूरी तरह से मिटा सकता था। ये भी एक कारण था कि वह कोर क्षेत्र के अंदर बिना किसी की नजर पड़े चल सकता था।
उनकी धारणा के अनुसार जब तक वह अपनी उपस्थिति प्रकट नहीं करते, संप्रदाय प्रमुख भी उन्हें महसूस नहीं कर सकते थे। सेलेस्टे उसकी जेब से बाहर निकली और ऊपर के छोटे से छेद की ओर उड़ गई। वह जल्दी से खुले रास्ते से अंदर आ गई। कुछ मिनट बीतने के बाद हितेश को दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ हलचल सुनाई दी। ये दरवाजा खुलने की आवाज थी। लगता है वह सफल हो गई। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वह उसे खोलने में सफल रहा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और दालान में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए अंदर झांका कि सब कुछ ठीक है। अच्छा काम किया छोटे। उसने सेलेस्टे के सिर पर थपथपाया जो सबसे अधिक मददगार रही थी। सेलेस्टे ने मासूमियत से मुस्कुराकर खुशी जताई कि वह मदद कर पाए। वह उसकी जेब में वापस चली गई और अपना सिर बाहर झांकने लगी। अब क्या हमें शियू यंग को ढूंढना चाहिए? हितेश ने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और दालान में चला गया। वह चोर की तरह घूम रहा था और यथासंभव कम शोर मचाने की कोशिश कर रहा था। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। घर के आसपास खोजने पर उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। क्या वह स्नान कर रही है? उसने आखिरी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक बिस्तर लगा हुआ है। यह मालिक का बेडरूम था। यह बिल्कुल साफ और सुव्यवस्थित था। हवा में ताजे फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी। कमरे के बाईं ओर बाथरूम था। बाथरूम का दरवाजा खुला था और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ये स्पष्ट था कि अंदर कोई स्नान कर रहा था। यह मानते हुए कि यह महान एल्डर जियू यंग है, हितेश बाथरूम के करीब चला गया। जल्द ही वह उससे कुछ ही कदम की दूरी पर था। गहरी सांस लेते हुए वह आगे बढ़ा और अंदर देखने लगा। हितेश का चेहरा पीला पड़ गया और जब उसने अंदर नहा रहे व्यक्ति को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर एक औरत थी। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था और उसकी पीठ उसकी तरफ थी। पानी की बूंदें उसकी चिकनी त्वचा पर चमक रही थीं, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। लेकिन हितेश के पास अपने सामने के दृश्य की सराहना करने का समय नहीं था, क्योंकि वह उस महिला के बालों का रंग देख पा रहा था। यह महान बुजुर्ग शियू यंग के बालों का रंग नहीं था। इसके बजाय ये संप्रदाय के गुरु के बालों का रंग था। जैसे ही हितेश को यह एहसास हुआ, एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसने आंगन चुना था। ये शिया यंग का नहीं था। यह महान दानव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का था। ये 4 अधिपतियों में से एक का था और अब वह उसके नंगे शरीर को देख रहा था। अगर उसे खोज लिया गया तो 1000 टुकड़ों में कट जाना केवल एक दयालु भाग्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ... उसी समय जिस आंगन को हितेश ने नहीं चुना था, वहां एक महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका पूरा कमरा एक आदमी के चित्रों से भरा हुआ था। ये चित्र उसने खुद बनाए थे। अगर कोई उसका शयन कक्ष देखे तो उसे लगेगा कि वह उस आदमी के प्रति आसक्त है। उन चित्रों में दिख रहा आदमी कोई और नहीं बल्कि हितेश था। वहां सैकड़ों चित्र थे और अभी वह उस आदमी का एक और चित्र बना रही थी जिससे वह प्यार करती थी। वह एक ऐसी शख्सियत थी जो दूसरों को अपने प्यार में पागल कर देती थी, लेकिन इस बार वह किसी और से प्यार करती थी। वह तुरंत उस आदमी के पास जाना चाहती थी। वह उस आदमी को सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। दुर्भाग्यवश उसे संप्रदाय प्रमुख द्वारा दंडित किया गया तथा उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वह आसानी से जा सकती थी क्योंकि उस पर कोई मुहर नहीं लगी थी, लेकिन न वह जानती थी कि ऐसा करने पर उसे परिणाम भुगतने होंगे। वह अपने प्रेमी को ढूंढने जाने से पहले केवल अपनी सजा पूरी होने तक इंतजार कर सकती थी। जल्द ही आपकी पत्नी आपके पास आएगी, उसने अपने द्वारा बनाए आ रहे चित्र को देखते हुए कहा। मेरे पति। यह एहसास कि उसने महान दानव संप्रदाय के 4 अधिपतियों में से एक के निजी स्थान में अतिक्रमण किया था, हितेश की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। एड्रेनालाइन के बढ़ने के साथ हितेश का दिमाग फिर से ध्यान में आ गया। उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। अगर वह यहाँ दिख भी गया तो परिणाम की कल्पना भी नहीं करना चाहता। संप्रदाय प्रमुख को अब तक उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला था, जो उसका सबसे बड़ा लाभ था। वह धीरे धीरे दूर चला गया और खुद को दीवार के पीछे छिपा लिया। साथ ही उसने अपने दिल को जितना संभव हो सके शांत करने की कोशिश की। कुछ सेकंड के बाद संप्रदाय के मास्टर ने पलटकर देखा। सौभाग्य से हितेश पहले से ही छिप चुका था। जैसे ही हितेश ने पानी बंद होने की आवाज सुनी, उसका दिल लगभग धड़कने लगा। इसका मतलब था कि संप्रदाय के गुरु ने स्नान करना समाप्त कर दिया था। ये केवल समय की बात थी कि वह बाथरूम से बाहर निकले। हितेश को पता था कि वह एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता।
वह बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा और कोशिश कर रहा था कि अगर संभव हो तो कोई आवाज न हो। इस बीच संप्रदाय प्रमुख ने पास में पड़ा तौलिया उठाया और खुद को सुखाने लगी, हितेश की उपस्थिति से अनजान। जल्दबाजी में हितेश का पैर गलती से एक छोटे फूलदान से टकराया। फूलदान को गिरते देख उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। डर के मारे ऐसा लगा जैसे अलौकिक प्रवृत्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो और वह आगे की ओर उछला और फूलदान को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। संप्रदाय प्रमुख बाथरूम से बाहर निकले। वह बिस्तर पर रखे अपने कपड़ों की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ अपने कपड़ों को छूने वाले थे वह रुक गई। वह पीछे मुड़ी और दूर की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उसने देखा कि उसके कमरे से एक फूलदान गायब था। ... आंगन के बाहर हितेश फूलदान को अभी भी अपने हाथ में लिए हुए जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उसके पास फूलदान वापस रखने का भी समय नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह दिखाई न दे। उसने साधारण दिखने वाले फूलदान को अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया और खुद को छिपाने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया। काफी देर तक वह प्रांगण की ओर देखता रहा कि क्या संप्रदाय प्रमुख बाहर आ रहे हैं। कुछ मिनट बीतने के बाद संप्रदाय प्रमुख वास्तव में बाहर आए। वह अब पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन हितेश अभी भी उस दृश्य के सामने नहीं आ सका जो उसने पहले देखा था। संप्रदाय गुरु ने अपनी दिव्य चेतना को जारी किया, जिसने पूरे कोर क्षेत्र को कवर किया, जैसे कि वह किसी व्यक्ति या किसी चीज की तलाश कर रही थी। हितेश ने आभा नियंत्रण विधि को यथासंभव अच्छे ढंग से चलाया। उसे चिंता थी कि थोड़ी सी भी चूक से उसका पता लगाया जा सकता था। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। संप्रदाय गुरु ने जल्द ही अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भ्रमित थी। उसे संप्रदाय में कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे फूलदान का एहसास नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा था जो उसका अपना था, इसलिए अगर इसे संप्रदाय से बाहर भी ले जाया जाता तो भी वह इसे महसूस कर पाती। लेकिन इस बार वह इसे महसूस भी नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे फूल दान ऐसी जगह रखा था जहां उसकी दिव्य इंद्रिय भी उसे नहीं ढूंढ सकती थी। हितेश संप्रदाय गुरु से कुछ ही दूरी पर पेड़ के पीछे छिपा रहा। कुछ और मिनट बीतने के बाद संप्रदाय प्रमुख ने खोज छोड़ दी। ये जानना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी। जब वह मुख्य महल की ओर उड़ी, जब वह उसकी नजरों से ओझल हो गई, तो हितेश ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वहां कोई नहीं है। फिर उन्होंने अपना मन बनाया और दूसरे प्रांगण में चले गए। जब वह दूसरे आंगन में पहुंचा तो उसने वही तरीका अपनाया। सेलेस्टे ने अंदर से दरवाजा खोला और हितेश अंदर आ गई। कृपया इस बार गलत घर मत जाओ, वह घर के मालिक को खोजते हुए बुदबुदाया। एक बार फिर वह शयन कक्ष की ओर चला गया जहां दरवाजा खुला रह गया था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर देखा। उसने देखा कि महान बुजुर्ग शिव यंग बिस्तर पर लेटे हुए थे और कुछ चित्र बना रहे थे। ये पुष्टि करते हुए कि वह सही जगह पर है, उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कमरे में प्रवेश किया। महान बुजुर्ग, मैं यहाँ हूँ, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आवाज लगाई। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह आगे बढ़ गया। उसने दीवार पर टंगे चित्रों को देखा। सभी में उसका चित्रण था। इनमें से कुछ चित्रों में वह बिना कपड़ों के भी था, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिनमें महान बुजुर्ग एक बच्चे के साथ बैठे थे। यह हितेश को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जुनून का ये स्तर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। ऐसा क्यों लगा कि वह उससे प्यार करने लगी थी? ऐसा नहीं लगा कि वह उसका पीछा करने वाली बन गई थी। महान बुजुर्ग महिला अपने तथाकथित पति का नया चित्र बनाने में व्यस्त थी। तभी उन्हें एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसके अंदर के प्रेम के बीज ने जैसे ही प्रतिक्रिया की, उसका दिल धड़क उठा। वह इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती। यह उस आदमी की आवाज थी जिससे वह प्यार करती थी। वह एक बच्चे की तरह उठकर बैठी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके पास आएगा, भले ही इसमें बहुत जोखिम हो। क्या यह सच्चा प्यार था? वह सोच रही थी। इससे पहले कि हितेश कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने एक गर्मजोशी भरा आलिंगन महसूस किया, क्योंकि महान बुजुर्ग उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हितेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह जानता था कि यह सब प्रेम के बीज की वजह से था। ऐसा नहीं था कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह अब तक देखी गई सबसे सुंदर महिला थी। वह मजबूत थी, लेकिन वह कमजोर दिखती थी, जिससे एक आदमी में यह भावना जागृत होती थी कि वह उसकी रक्षा करना चाहता था। यद्यपि यह उस पुरुष को आत्महत्या करने पर मजबूर करने जैसा नहीं था,
लेकिन आकर्षण के बिना भी यह एक ऐसी महिला थी जो किसी भी पुरुष को अपने प्रति आकर्षित कर सकती थी। बहुत समय बीत गया। औरतें हितेश की बाहों में रहीं, कुछ नहीं बोली। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो।